नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा कैसे होती है, वैकेंसी कब आती है, क्या हर बार आती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम कैसे होता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, सिलेबस क्या होता है। ये सारी चीजें आप लोग अक्सर पूछा करते हैं। एक वीडियो के माध्यम से मैं ये सारी बातें आपके सामने लेकर आया हूं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी फालतू बात नहीं है, केवल आपके काम की बात है। अगर आपको पहले से पता होगा तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल सही से नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देख के आप इस परीक्षा के पैटर्न को सही से समझ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग कहते हैं कि इसकी वैकेंसी क्या हर साल आती है? बिल्कुल नहीं, हर साल नहीं आती है। 2019 में इसके पहले वैकेंसी आई थी। 2019 में 309 पोस्ट ये आई थी। इसका पेपर हो गया, लोग सेलेक्ट हो गए, लोग नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद 2022 में दिखाई दे रहा था कि ये आएगी, लेकिन कुछ विवाद हो गए। शासन और आयोग के मध्य में कुछ बातें थी जो निश्चित नहीं हो पा रही थी, उनका निर्णय नहीं हो पा रहा था, इसलिए अभी तक ये वैकेंसी नहीं आ पाई। अब जाके आयोग ने कहा है कि अब वैकेंसी आ जाएगी, अधियाचन हमें मिल गया है और हम उसको समयानुसार जारी करेंगे। तो हर साल ये वैकेंसी नहीं आती है। क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो सिंपल सा जो बैचलर इन एजुकेशन बीएड का जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, यानी कि जो लोग बीएड की डिग्री रखते हैं वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही जब पिछली बार ये वैकेंसी आई थी तो उसमें कहा गया था कि जिनके पास एलटी डिप्लोमा है वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एलटी डिप्लोमा पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता है। सरकार के द्वारा ऐसा कोई डिप्लोमा किसी को नहीं इस समय दिया जा रहा है, तो पुराने लोग जिनकी एज अभी है वो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। क्वालिफिकेशन को लेके ही अभी विवाद चल रहा था कि कौन लोग हैं जो बीएड के इक्विवेलेंट होते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि पीआरटी से बाहर कर दिया गया बीएड को। तो अगर बीएड को पीआरटी से बाहर किया गया है और यहां पर बीएड के साथ साथ अन्य लोगों को लाया जाएगा तो समस्या बहुत हो जाएगी। तो फिलहाल यही मान के चलिए बीएड वाले लोग ही इस फॉर्म को भर पाएंगे, बीएड वाले लोग ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब अगली बात आती है एग्जाम को लेके कि एग्जाम कितने होते हैं, और फिर बात हम करेंगे सिलेबस और स्ट्रेटजी को लेके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम। 2 स्टेप्स इसके होते हैं। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, केवल प्रीलिम्स का एग्जाम है और मेन एग्जाम है। प्रीलिम्स एग्जाम किस लिए होता है? ये छटनी के लिए होता है। छटनी किस बात की? लाखों की संख्या में लोग फॉर्म डालते हैं, सीट होती हैं 200, 300, 250 जितनी भी आए। अगर 300 सीट आती हैं तो प्रीलिम्स परीक्षा में उसके 3 गुना लोगों को, 15 गुना लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है। सॉरी, अगर 300 सीट्स आती हैं तो उसमें 15 गुना लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है। जहां पे इंटरव्यू होता है वहां पे 3 गुना लोगों को मेंस में क्वालिफाई करा के भेजा जाता है। वो मैं बोल गया। तो 300 अगर सीट्स हैं, 15 गुना लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा तो 4500। 4500 लोग, ये मान लिया गया कि ये मेन एग्जाम देने लायक है, तो बाकी लोगों की भीड़ हट गई। तो इसलिए प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसमें आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चंस की संख्या होती है 120। समय होता है आपके लिए 2 घंटे। 2 घंटे का ये पेपर होता है और इसमें 120 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 300 होते हैं। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग के कारण 1/3 मार्क्स आपके कट किए जाते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पे 2.5 मार्क्स मिलते हैं, तो इसका 1/3 हुआ 0.8333। इतने मार्क्स आपके कट जाते हैं। एक क्वेश्चन आपने सही किया और अगर 3 गलत कर दिया तो आपका स्कोर 0 हो जाएगा। तो यहां पर प्रैक्टिस की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। फिर होता है आपका मेन एग्जाम। मेन एग्जाम पे चलने से पहले जब आप प्रीलिम्स पास करेंगे तभी आप मेन एग्जाम में पहुंचेंगे। तो पहले प्रीलिम्स का हम सिलेबस देख लेते हैं। प्रीलिम्स के सिलेबस में यहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि 300 मार्क्स का एक पेपर आएगा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस कुछ ऐसा आपके सामने दिया है। भारतीय कृषि, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थान, शिक्षा के क्षेत्र में एक हालिया विकास, वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दे और सामाजिक प्रासंगिकता के विषय, भारत और विश्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक परंपराओं के बारे में विशिष्ट ज्ञान, कक्षा 10 तक का प्रारंभिक गणित, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं दी हैं, लेकिन वहां से भी प्रश्न आते हैं। कभी हम इसके सिलेबस की एनालिसिस करेंगे तो उसको और अच्छे से देख लेंगे।
और अगर अभी करेंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इतना जरूर मैं आपको बता रहा हूं, जब आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो विश्व की भूगोल की जानकारी अच्छे से आपको होनी चाहिए। आप जब भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसमें इन्वायरमेंट के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आप जब कृषि पढ़ रहे हैं तो कृषि में जो ट्रेडिशनल हिस्सा है वो तो आप ज्योग्राफी में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर से भी इसको आपको जोड़ के चलना चाहिए। अगर करंट अफेयर से नहीं जोड़ेंगे तो नई जो वैरायटीज के जो बीज आते हैं, बहुत सारे और आविष्कार होते रहते हैं, बहुत सारी दवाएं होती हैं, खरपतवारनाशी होते हैं, तो उनके बारे में आप नहीं जान पाएंगे। यहां पर लगभग मान के चलिए 25% क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर से रिलेट करके पूछे जाते हैं। करंट अफेयर हर सब्जेक्ट से रिलेट हो जाता है, इतिहास से भी करंट अफेयर रिलेट हो जाता है जब कोई नए उत्खनन के कार्य होते हैं। करंट अफेयर से रिलेट तब हो जाता है जब कुछ विवाद का मुद्दा होता है और उसके बारे में कुछ आर्टिकल्स निकलते हैं और वहीं से प्रश्न बन जाता है। तो आप करंट अफेयर पे खूब अच्छे से फोकस करिए, लेकिन करंट अफेयर का एक स्तर होना चाहिए। वनडे का करंट अफेयर मत पढ़िएगा, यहाँ पे करंट अफेयर थोड़ा सा अच्छा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका रहा। यहां आप देख लीजिए आपके कहां कहां स्कोर अच्छे हो सकते हैं, कहां कहां आपके रुचिकर सब्जेक्ट हैं, उनको आप छांट लीजिए। और करंट अफेयर तो सबको पढ़ना है, साथ में कम से कम 4 पोर्शन निकाल लीजिए। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया ज्योग्राफी, ये स्ट्रेटजी है। जैसे आपने ले लिया हिस्ट्री, आपने एक निकाल लिया पॉलिटी, और साथ में आपने एक और ले लिया कि हम साइंस वाला मुद्दा अच्छे से कर लेंगे। यूपी तो पढ़ना ही है, यूपी के क्वेश्चन भी 10-15%, 10-12% आ जाते हैं। 120 में आप मान के चल सकते हैं 8-10 सवाल आपको मिल सकते हैं, कभी कभी इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। इधर काफी विरोध हुआ है कि यूपी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आयोग अब कोशिश कर रहा है कि वो पूछे, लेकिन अन्य आयोग की तुलना में यहां पर यूपी के क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। यहां पर आपको टारगेट 60% का रखना चाहिए। अगर 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप 72 क्वेश्चन लगभग इससे ऊपर क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिए, निगेटिव मार्किंग होने के बाद में। अगर इतने आपके हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है कि हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है पेपर पे, पेपर कैसा आता है उसी पर डिपेंड करता है कि कितना कट ऑफ जाएगा, आपका सिलेक्शन कितने क्वेश्चन पे होगा। ये सिलेबस आपको कवर करने के लिए कम से कम 5-6 महीने चाहिए। 5-6 महीने में आप अच्छे से पढ़िएंगे, पुराने पेपर को देखेंगे। पुराने पेपर क्योंकि बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है, एक ही पेपर आपके पास है 2019 का, तो आप आरओ और पीसीएस का पेपर बार बार देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक वीडियो मैंने इस पे भी बनाया था कि जो खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर दे रहे हैं या देने की सोच रहे हैं, वो लोग पीवाईक्यूज कहां से करें, क्योंकि इसके लिए तो एक ही पेपर अभी उपलब्ध है। तो आरओ और पीसीएस का पेपर वो 5-10 साल का देख ले, 5 साल का कम से कम, तो अंदाजा उनको लग जाएगा। अब हम चलते हैं मेन एग्जाम पे। मेन एग्जाम 400 मार्क्स का है। 400 मार्क्स में 200 मार्क्स का एक पेपर, 200 मार्क्स का दूसरा पेपर, ये 2 पेपर है। जनरल स्टडीज में 200 मार्क्स के आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें 10 क्वेश्चन आपसे कह सकते हैं मीडियम साइज के, जो 10 क्वेश्चन है इनको आपको लिखना होता है 125 वर्ड्स में, और हर एक क्वेश्चन ये 10 मार्क्स का होता है। तो 100 मार्क्स का आपका ये हो गया 10 क्वेश्चन। आप इसको कह सकते हैं इस पेपर के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन। वैसे 125 वर्ड में लॉन्ग कहने से अच्छा है कि हम मीडियम उसको रखें कि मीडियम क्वेश्चन होते हैं, 125 शब्दों में इनका जवाब देना होता है। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिनका जवाब आपको 50 वर्ड में देना होता है, और ये हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, तो ये 60 मार्क्स का ये हो गया। और 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो वेरी शॉर्ट्स होते हैं, इनको आप कहिए शॉर्ट, और एक वेरी शॉर्ट्स जिनका जवाब आपको 25 वर्ड्स में देना होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये 20 है, और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, यानी कि 40 मार्क्स ये। तो टोटल पेपर हो गया कितना, 200 मार्क्स का, और यहां पे टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 40 क्वेश्चन। ये आपका जीएस का पेपर हो गया। सिलेबस, प्रीलिम्स का जो सिलेबस आपने देखा है, यही सिलेबस आप केवल इसमें से कक्षा 10 तक का प्रारंभिक गणित, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, ये हटा दीजिए। यही सिलेबस वहां पे भी मेन एग्जाम के लिए भी है। और आपको यहां पर कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको लिखने की भी कोशिश करिए। आपने जो भी पढ़ाई की, प्रीलिम्स के लिए आपने एमसीक्यू देख लिए, प्रीलिम्स के लिए आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किया, साथ साथ में जो भी पढ़ रहे हैं उसको लिखने की भी कोशिश करिए, तो आपका ये पोर्शन आसानी से तैयार होता चला जाएगा। और ये जब आपको यहां पे करना है 125 वर्ड का क्वेश्चन, यहां पे करना है 50 वर्ड का, तो आप जो भी क्वेश्चन तैयार करिए, जैसे आपने 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो आप करिए क्या, सबको 100 वर्ड्स में कर डालिए। जहां पे जरूरत होगी 125 भी आप कर देंगे, और जहां पे जरूरत होगी उसको आप 50 भी कर लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा।
और ये जो छोटे प्रश्न होते हैं, यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कीवर्ड्स पूछे जाते हैं, जैसे इसरो के बारे में ऐसे लिख दिया इसरो और कुछ नहीं, प्रश्न में लिखा हुआ है इसरो, तो आप समझ में नहीं आता है आप लोगों को कि आप इसरो के बारे में क्या बताएं। तो एक तो आप इसका फुल फॉर्म लिख दे और दूसरा कब ये एस्टेब्लिश हुआ, कमेंट करके बताइएगा इसरो की स्थापना कब हुई थी। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया गया चंद्रयान 3, तो आप चंद्रयान 3 के बारे में क्या लिखेंगे भाई, इस पे ऐसे भी पूछा जाएगा और 25 शब्दों में भी यहां पे पूछा जा रहा है, तो आप चंद्रयान 3 के बारे में क्या लिखेंगे भाई, मिशन का उद्देश्य क्या है और कब ये छोड़ा गया, ठीक है, वहां मेंशन कर दीजिए कि इसरो का ये है ना चंद्रमा पे जाने वाला मिशन है, इतना शॉर्ट है। और यहाँ पे लेखन कला, जो छोटे आंसर देने होते हैं, यहाँ पे लेखन कला, राइटिंग स्किल जिसको कहते हैं, उसका बड़ा महत्व होता है कि कम शब्दों में आप ज्यादा मैटर को कैसे समेट देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। दूसरा पेपर आता है सामान्य हिंदी और निबंध का, दोनों मिलाकर ये 200 नंबर का है, 100 नंबर की सामान्य हिंदी और आपका 100 नंबर का यानी कि 100 अंक का हिंदी निबंध पूछा जाता है। यहां पर आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों में आंसर दे सकते हैं, आप जो मीडियम चाहे वो चुन सकते हैं, लेकिन यहां पे सामान्य हिंदी तो हिंदी में होता ही है, निबंध भी आपके सिलेबस में हिंदी में है, टॉपिक लिखा हुआ है ऐसे ही वहां पर हिंदी निबंध, तो निबंध आप इंग्लिश मीडियम के हैं तब भी आपको हिंदी में ही लिखना है, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, इसी रूप में करनी चाहिए, ऐसे ही निबंध तैयार करना चाहिए। इसका मेन एग्जाम का सिलेबस कुछ इस तरीके से है। सामान्य हिंदी में यह पठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक। एक सवाल यह पूछा जाता है, पिछले साल जो पेपर आया था वो पेपर मेरे पास है, मेरे सामने है, इसमें ये वाले पोर्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी गई थी और एक यहां पर रेखांकित अंशों की व्याख्या के बाद में पैराग्राफ से एक सवाल पूछा गया था, एक गद्यांश का उचित शीर्षक आपसे पूछा गया था और एक संक्षेपण पूछा गया था। संक्षेपण 10 नंबर का था, जो रेखांकित अंशों की व्याख्या है वो 6 नंबर की थी और यहां पर 5 मार्क्स का आपसे पूछा गया था जो क्वेश्चन था और 4 मार्क्स का शीर्षक पूछा गया था। तो इस तरीके से 25 मार्क्स का ये अकेला सवाल था। यहां पे टारगेट आपका होना चाहिए कम से कम आप 20 मार्क्स लेके आए, 80% मार्क्स यहां पर आप गेन कर सकते हैं अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। लोगों ने गेन भी किया है, जो हमारे यहां से सिलेक्शन हुआ था उनमें लोगों के ऐसे मार्क्स आए हैं, तभी आप आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र संबंधी पत्र लेखन, आलेखन। पिछले साल जब ये प्रश्न आया तो इसमें कार्यालय आदेश और अधिसूचना में अंतर आपसे पूछा गया था, तो कोई भी यहां से जो टॉपिक दिए हैं वो पूछे जा सकते हैं और ये 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा गया। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी ये अनुवाद, 4 अनुवाद पूछे गए थे, हर एक अनुवाद 2.5 अंक का था, 4 हिंदी से अंग्रेजी और 4 अंग्रेजी से हिंदी, तो टोटल ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर का हो जाता है। तो ये 25, 20 और 20 ये आपका हो गया 40 और 65। अब बाकी बचा 35 नंबर। 35 नंबर में 15 नंबर के ये मुहावरे पूछ लिए गए थे, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है, तो ये आपका हो गया 65 और 15 ये 80। बाकी 20 नंबर में आपसे संधि पे ऐसे सवाल पूछा गया था कि संधि किसे कहते हैं। इसमें आपसे पूछा गया था कि एक मिनट, हाँ, संधि किसे कहते हैं और संधि के भेद आपसे पूछ लिए गए थे। ऐसे आपसे कुछ सवाल और पूछे गए थे छोटे छोटे, जैसे पर्याय पूछ लिया गया था, शब्दों का आपसे पूछ लिया गया था, वाक्यों का शुद्धिकरण, तो 5-5 नंबर करके ऐसे 20 नंबर के और सवाल पूछ के इसको कवर किया गया था। लेकिन यहां पर सारे टॉपिक नहीं पूछे गए थे, ऐसा नहीं है कि जितने टॉपिक दिए हैं सारे पूछे जाएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी पूछ लिया जाएगा तो आपको तो पढ़ के तैयार सब कुछ करना होता है। तो ये जो 15-16 टॉपिक दिए हैं इनको आपको तैयार करना है, हिंदी के पेपर में आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से। इसको तो हम 15-20 दिन में, 25 दिन में कवर कर लेते हैं और प्रैक्टिस करा के महीने 1.5 महीने में अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जैसा पहले भी हमने किया था। दूसरा सेक्शन जो आपके पेपर का है हिंदी और सामान्य हिंदी निबंध और सामान्य हिंदी में, तो हिंदी निबंध में 2 सेक्शन थे, लिखा हुआ था कि 2 उपखंड होंगे, प्रत्येक उपखंड से एक निबंध, कुल मिलाकर 2 निबंध। आप एक खंड से 2 नहीं कर सकते, ये 3 है, 3 में से आपको 1 करना है और ये 3 है, इनमें से 1 करना है, टोटल आपको 2 करना है और टोटल 2 करने के क्रम में दोनों में से आ और बा दोनों खंड से चुनना है। निबंध 700 शब्दों में लिखना था, 700 वर्ड्स में, और 700 वर्ड्स में लिखने के साथ आप यहां पे टॉपिक का जब चुनाव करें, ये सबसे विशेष बात होती है कि आप ऐसे टॉपिक चुनें जहां पर आप
सोच सके। निबंध में कोई बंधन नहीं होता है। निबंध में आप जब लिखते हैं तो बंधन नहीं होता है, उसका नाम निबंध है, लेकिन बंधन इतना जरूर होता है कि टॉपिक से इतर आप नहीं जा सकते। अगर टॉपिक से इतर आप जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। टॉपिक से इतर जाने पे आप, निबंध का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिख डालेंगे। जैसे एक पूछा गया साहित्य और जीवन मूल्य, हमने क्लास में कराया था, हमारे जितने स्टूडेंट्स थे उन्होंने बढ़िया लिख दिया। एक पूछा गया था इसमें ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियां, ये भी हमने क्लास में कराया था। परंपरागत कृषि का भविष्य, ये तीनों एक सेक्शन में हमने दिया था, और तीनों निबंध ये एक सेक्शन में दिया हुआ था और तीनों निबंध हमने कराया था। दूसरे सेक्शन में एक मेक इन इंडिया पूछा गया था, दूसरा पर्यावरण असंतुलन और जैव विविधता पे पूछा गया था, और तीसरा कोविड-19। तो कोविड-19 भी कराया था, मेक इन इंडिया भी कराया था, और उसमें भी 3 में से 2 निबंध फंसे हुए थे। तो दोनों में जब हम लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो 2-2 निबंध आसानी से आ जाते हैं। उसमें आपको चूज करना होता है किसमें आप कंफर्ट फील कर रहे हैं, और जब आप लगातार टेस्ट देते रहते हैं, हफ्ते 10 दिन पे एक निबंध लिखते रहते हैं, तो ये काम आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये निबंध का आपका पेपर हो गया। यहाँ पे टारगेट, यह 100 मार्क्स का है, यहाँ पे भी टारगेट आपका होना चाहिए कि आप 60 से 70% कम से कम गेन करें। और हिंदी के पेपर में भी आपका टारगेट होना चाहिए कि 100 में 60 नंबर से ऊपर लेके आए, 60 से 65 नंबर कम से कम लाए, और ये आ सकता है बड़ी आसानी से। पिछली बार की तुलना में इस बार मेरिट ज्यादा जाएगी जब भी एग्जाम होगा। कारण यह है कि पहली बार जब होता है एग्जाम तो उसमें लोगों को आइडिया नहीं होता है, अब आइडिया हो गया है तो थोड़ा सा ज्यादा लेके, तो यहां पर आप 65% से ज्यादा गेन करने की सोचें। और यहां जो दूसरा आपका हिस्सा है निबंध वाला, निबंध वाले में भी आप सोच के चले कि 65-70 नंबर आप लेके आए। और ये टारगेट तभी पूरा होगा जो रेगुलर लिखते रहते हैं, जो लगातार प्रयास करते रहते हैं, उन्हीं का। तो यहां पर भी आप 70% तक के अंक प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि मिलता रहा है, पीसीएस में भी मिलता रहा है, आरओ में भी मिला है लोगों को, तो इसमें बीओ में भी मिला है, तो आपको भी मिल सकता है। तो ये पूरा रहा एक बीओ परीक्षा के बारे में आपका, कह सकते हैं कि जो आपकी समस्याएं थी वो तो सॉल्व हुई ही, और एक आउटलाइन पूरा एक सिलेबस सहित आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी के साथ जो मैंने बताने की कोशिश की, उससे आपको एक आइडिया हो गया। आपसे अब कोई पूछे कि ये पेपर कैसा आता है, ये परीक्षा कैसी होती है, तो आप बता सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे, आपकी कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, उन समस्याओं के समाधान के साथ मिलेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। हमारे बैच चल रहे हैं, उसमें जुड़ के आप, मंजिल बैच है हमारा, आप तैयार कर सकते हैं। अगर प्रीलिम्स में आप एडमिशन लेते हैं तो मेंस में फीस जस्ट हाफ आपकी लगती है। आप इसको तैयार कर लेंगे प्रीलिम्स को, तो मेंस भी आपका तैयार होगा, क्योंकि हमारी जो जीएस की क्लासेस हैं वो केवल प्रीलिम्स बेस्ड नहीं है, वो हम इस तरीके से करा रहे हैं कि आपका मेंस का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बनता चले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रॉल हो रहे नंबर पे आप कॉल या मैसेज करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।